तो आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, आपके घर की छत से पानी टपक रहा है। हाँ, और कमरे का सामान भीग रहा होगा। बिल्कुल, कमरे का सारा सामान भीग रहा है और हम छत की मरम्मत करने के बजाय घर के बाहर बारिश में खड़े होकर बादलों पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि तुम क्यों बरस रहे हो। सुनने में तो ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ी लगती है ना? हाँ, एकदम बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो एक समाज के तौर पर हम रोजाना ठीक यही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सटीक चित्रण है। मतलब हम इंसान असल जिंदगी की जटिलताओं को सुलझाने के बजाय ना कहानियों की तरह एक खलनायक ढूंढने के आदी हो चुके हैं। एक विलन चाहिए बस हमें। एग्जैक्टली। जब हम किसी बाहरी कारण को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं तो हम तुरंत एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक राहत महसूस करते हैं। ये एक तरह का बचाव तंत्र है जो हमें खुद को आईने में देखने से बचाता है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य बिंदु है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है जिसका शीर्षक है अपने आप को देखना, सामाजिक बदलाव की पहली सीढ़ी। बहुत ही पावरफुल टाइटल है। हाँ, तो आज हमारा मिशन उस कड़वे सच को समझना है जिससे हम अक्सर नजरें चुराते हैं कि समाज में किसी भी तरह के वास्तविक बदलाव की शुरुआत और दूसरों पर उंगली उठाने से नहीं होती। बिल्कुल, बल्कि खुद को आईने में देखने से होती है। सही कहा। ये लेख सीधे तौर पर हमारी उस मानसिकता को चुनौती देता है जहां हम अपनी हर विफलता के लिए एक बाहरी दुश्मन ढूंढ लेते हैं। इस लेख की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मानव स्वभाव की उस कमजोरी को पकड़ता है जहां हम हमेशा बाहरी कारणों को ही समस्या का मूल मान बैठते हैं। हम अक्सर अपने आसपास सुनते हैं ना कि उसने मुझे नीचा दिखाया या उस व्यवस्था ने हमें पीछे धकेल दिया, या फिर हमारी इस हालत के लिए तो वही लोग जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल। तो लेख इस पूरी मानसिकता का विच्छेदन करता है। समाज में हर कोई बदलाव चाहता है, हर कोई चाहता है कि चीजें बेहतर हों, लेकिन शायद ही कोई ये मानना चाहता है कि उस बदलाव की शुरुआत उनके अपने भीतर से होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ? अगर किसी के साथ सच में भेदभाव हो रहा है, जो कि होता है समाज में, हाँ, अगर सिस्टम वास्तव में किसी के खिलाफ है और अन्याय सच में हो रहा है, तो क्या उन बाहरी ताकतों को दोष देना एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है? मतलब बारिश तो सच में हो रही है ना? हाँ। वो कोई भ्रम तो नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और लेख भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है। लेख ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि समाज में सब कुछ एकदम सही है या अन्याय कोरी कल्पना है। अच्छा। अन्याय कठोर वास्तविकता है। ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में भी कई समुदायों और व्यक्तियों के साथ गलत होता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या वहां है जहां अन्याय का होना हमें हमारे अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों से बचने की छूट दे देता है। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के केंद्र के रूप में देखा जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, जब हमारा ध्यान पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि बाहरी दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, तो हम एक पीड़ित मानसिकता में कैद हो जाते हैं। मतलब हम सिर्फ एक विक्टिम बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति या समुदाय केवल इसी मानसिकता में जीता है तो उनका व्यक्तिगत और सामूहिक विकास पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है, रुक जाता है। तो अगर मैं इसे सही ढंग से समझ पा रहा हूँ, ये कुछ वैसा ही है कि बाहर भारी बारिश हो रही है। हाँ। बारिश असली है, बादलों का बरसना असली है। हाँ। हम उस बारिश को रोक नहीं सकते। हाँ। लेकिन बारिश से बचने के लिए अपना खुद का छाता खोलना तो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है ना? एकदम सही एनालॉजी है। अगर हम अपना छाता खोलने के बजाय सिर्फ बादलों को कोसने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे तो हम भीगेंगे ही। बिल्कुल। और लेख ठीक इसी छाते की बात कर रहा है। बाहरी समाज का व्यवहार, पुरानी प्रथाएं या दूसरों के पूर्वाग्रह, ये सब वो बारिश है जिन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारा छाता हमारा अपना आत्मचिंतन है, हमारी अपनी मेहनत, हमारी शिक्षा और हमारा अनुशासन है। सही बात है। जब हम बादलों को कोसते हैं तो हम अपनी सारी बहुमूल्य ऊर्जा उस चीज पर खर्च कर रहे होते हैं जिसे हम बदल ही नहीं सकते, और इस प्रक्रिया में हम अपना छाता खोलना भूल जाते हैं। लेख हमें यही याद दिलाता है कि दूसरों को दोष देने से वो बारिश कभी बंद नहीं होगी, बल्कि हम खुद को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।
लेकिन जब हम किसी से कहते हैं कि भाई बादलों को कोसना बंद करो और अपना छाता खोलो, या जब किसी को ये सलाह दी जाती है कि थोड़ा अपने भीतर झांको और अपनी गलतियों को भी देखो, तो लोग भड़क जाते हैं। हाँ, लोग तुरंत भड़क क्यों जाते हैं? मैंने ये अक्सर देखा है अपने पॉडकास्ट के कमेंट्स में भी। आत्मनिरीक्षण का सुझाव देते ही लोग इतने रक्षात्मक क्यों हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ आलसी हैं या इसके पीछे कोई गहरा डर है? इसके पीछे बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक तंत्र काम कर रहा है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में काम कैसे करता है? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी से इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपने कोई नया व्यापार शुरू किया। ठीक है। आपने उसमें पैसे लगाए, लेकिन कुछ महीनों बाद वो व्यापार डूब गया। अब यहाँ दिमाग में दो विचार आते हैं। पहला विचार कि मैंने बाजार को ठीक से नहीं समझा और मेरी रणनीति गलत थी। दूसरा विचार कि बाजार की स्थिति ही खराब थी, ग्राहकों को मेरी चीज की कद नहीं थी और अर्थव्यवस्था ही खराब है। मतलब हमेशा बाहर कोई कारण ढूंढना। बिल्कुल, क्योंकि पहला विचार हमारे अहंकार को भयानक चोट पहुंचाता है। ये स्वीकार करना कि हमारी वर्तमान विफलता के लिए हमारी अपनी अयोग्यता जिम्मेदार है, हमारे मस्तिष्क के लिए एक शारीरिक दर्द जैसा होता है। बाप रे, शारीरिक दर्द। हाँ, सच में। तो मस्तिष्क इस दर्द या इस घर्षण से बचने के लिए तुरंत एक नई कहानी गढ़ता है, एक ऐसा नैरेटिव बनाता है जहां हम निर्दोष पीड़ित होते हैं और बाहरी दुनिया खलनायक। अच्छा, तो यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। जी, जब हम अपनी गलतियों की समीक्षा करते हैं तो हमें मानना पड़ता है कि हमारी स्थिति के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, और ये मानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये नाराजगी असल में इसलिए है क्योंकि अपनी गलती मानने का सीधा सा अर्थ है कि अब हमें खुद को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एकदम सही पकड़े हैं आप। दूसरों को दोष देना बहुत आसान और आरामदायक है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। बस कुर्सी पे बैठिए और कहिए कि दुनिया खराब है, सिस्टम खराब है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि कमी मुझ में भी है, तो मुझे कल सुबह उठकर अपने आप पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही भारी बोझ है। जब तक हम हर विफलता का कारण दूसरों को ठहराते रहेंगे, तब तक सच्चा आत्मा विकास संभव ही नहीं है। सही बात है। लेख ये स्पष्ट करता है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी खामियां नजर आती हैं, और उन खामियों को दूर करने के लिए अनुशासन, मेहनत और समय की आवश्यकता होती है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस सच्चाई के आईने से भागते हैं और उस ब्लेम गेम के आरामदायक कंबल में छुपे रहना पसंद करते हैं। आरामदायक कंबल बनाम सच्चाई का आईना, ये बहुत ही सटीक रूपक है। शुक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी नाराजगी को किनारे रख दें और खुद को आईने में देखने का फैसला कर ही लें, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? क्या इस आत्मनिरीक्षण का कोई पैमाना है? लेख में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है, जिसे हम अपनी नीयत का ऑडिट या एक पर्सनल ऑडिट कह सकते हैं। हाँ, और ये कोई पैसों का ऑडिट नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मूल्यांकन है। और ये ऑडिट बहुत ही बेबाक है। कैसे? लेख में आत्मचिंतन के लिए एक ढांचा दिया गया है जो हमें खुद से कुछ बेहद कड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर हम इस ऑडिट के पहले पहलू को देखें तो ये हमारे भविष्य की निवेश से जुड़ा है, यानी शिक्षा। सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं? ये सवाल किसी भी समाज की बुनियाद को परखता है। शिक्षा वो नींव है जिस पर पूरा भविष्य टिका होता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना सबसे कीमती संसाधन यानी अपना समय और ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हैं। क्या हम अपना सारा समय पुरानी बातों को लेकर दूसरों से लड़ने या शिकायत करने में लगा रहे हैं? बिल्कुल। या फिर हम अपने बच्चों को वो आधुनिक साधन और ज्ञान देने में लगा रहे हैं जो उन्हें आने वाले कल में सशक्त बनाएगा। सही बात है। अगर एक समुदाय शिक्षा के मामले में लगातार पिछड़ रहा है, लेकिन उनका सारा समय केवल बाहरी ताकतों को दोष देने में बीत रहा है, तो असल में वे खुद अपने ही भविष्य के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है, और ये बात हमें सीधे इस ऑडिट के दूसरे अहम हिस्से की तरफ ले जाती है,
जो हमारी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी से जुड़ा है। क्या हम खुद मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार या सिस्टम की कमियों पर तो बहुत आवाज उठाते हैं, हाँ, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी-छोटी बेईमानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल वही बात है। यही तो विरोधाभास है। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम उस समाज से ईमानदारी और न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर हम खुद अपने पेशे में, अपने व्यापार में या अपने व्यवहार में बेईमान हैं। अगर हम खुद काम चोरी कर रहे हैं, टैक्स चुरा रहे हैं या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और फिर उसी व्यवस्था को भ्रष्ट बताकर कोस रहे हैं, तो हम खुद उसी समस्या का एक हिस्सा है जिसके बारे में हम शिकायत कर रहे हैं। मतलब हम ही सिस्टम हैं। एग्जैक्टली। सिस्टम कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। सिस्टम हम और आप ही तो हैं। ये सच में एक कड़वी सच्चाई है। और जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तभी हम अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बना सकते हैं, जो इस ऑडिट का तीसरा पैमाना है। हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी। मतलब क्या हम अपने समुदाय में जागरूकता फैला रहे हैं? ये विचार आत्मविकास को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकालकर एक बड़े स्तर पर ले जाता है। सही कहा। आत्मविकास का मतलब केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना या अपनी स्थिति सुधारना नहीं है। लेख का यहाँ ये तात्पर्य है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों के स्तर को भी ऊपर उठा रहे हैं? अगर हमारे समुदाय में अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं या अशिक्षा का अंधकार है, तो उसे दूर करने की पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है, किसी बाहरी मसीहा की नहीं। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारी सामाजिक बुराइयों को खत्म करेगा। हाँ, कोई जादू हो जाएगा, जो कभी नहीं होता। हकीकत यह है कि जब तक समुदाय के भीतर से जागरूकता नहीं फैलेगी, कोई भी बाहरी कोशिश स्थायी बदलाव नहीं ला सकती। सही है। और अब हम इस ऑडिट के उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है, और मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल सवाल भी है। कौन सा? क्या हम खुद दूसरे समुदायों के प्रति निष्पक्ष हैं? ये सवाल तो सीधा हमारी अपनी हिपोक्रेसी यानी हमारे दोगलेपन पर प्रहार करता है। बिल्कुल। ये सवाल हमारे उस ब्लाइंड स्पॉट को उजागर करता है जिसे हम कभी नहीं देखना चाहते। हम अक्सर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां सब हमारे साथ समानता का व्यवहार करें, हम अधिकारों की बात करते हैं और दूसरों से पूर्ण निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या हम खुद वो निष्पक्षता दिखा रहे हैं? वही तो बात है। क्या हम अपने से अलग या सामाजिक पदानुक्रम में अपने से नीचे माने जाने वाले लोगों के साथ वैसा ही न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं? ये बहुत शुभने वाली बात है। ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग भेदभाव का शिकार होने की सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं ना, वे खुद किसी और समूह के प्रति गहरे पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे लिए तो दुनिया के सारे दरवाजे खुले हों, लेकिन हम खुद दूसरों के लिए अपने दरवाजे बंद रखना चाहते हैं। बिल्कुल, यही तो हमारी हिपोक्रेसी है। ये ऑडिट पास करना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम इन सभी पैमानों को बच्चों की शिक्षा, खुद की ईमानदारी, समुदाय की जागरूकता और दूसरों के प्रति हमारी निष्पक्षता को एक साथ रखते हैं तो एकदम आईना साफ हो जाता है। हाँ, ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बदलाव एक फुल टाइम जॉब है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दूसरी जादुई ताकत हमें तश्तरी में सजा कर दे देगी। अगर हम इन चारों पैमानों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक पूर्ण जीवन शैली का खाका तैयार करते हैं। लेख ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब तक हम इन पैमानों पर अपनी खुद की कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें दूर नहीं करेंगे, तब तक बदलाव की उम्मीद केवल दूसरों से करना पूरी तरह से व्यर्थ है। सही बात है। आप किसी और से अपने लिए एक आदर्श दुनिया बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते जब आप खुद अपने आंगन में बुनियादी सुधार नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपना सारा पैसा, अपनी सारी ऊर्जा और अपना पूरा समय एक ऐसी दिवालिया हो चुकी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। हाँ, शिकायत करने और दूसरों को दोष देने रूपी उस दिवालिया कंपनी में हम अपनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं, जबकि हमें वो निवेश अपने खुद के विकास, अपनी शिक्षा और अपने समुदाय की जागरूकता रूपी स्टार्टअप में करना चाहिए, जहां से
वास्तविक मुनाफा मिलेगा। तो मूल रूप से हर बदलाव की शुरुआत मैं से होती है, ना कि वो से। जी। लेकिन ये सुनना जितना सरल है, इसे असल जिंदगी में उतारना उतना ही कठिन है। कठिन है, लेकिन यही इस पूरी चर्चा का और उस लेख का सबसे प्रभावशाली संदेश है। जब तक हम मैं को वो से ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक हम एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। सच्चा सामाजिक परिवर्तन तब नहीं आता जब सिर्फ सरकारें बदलती हैं या जब कानून बदलते हैं। तो कब आता है? कानून और नीतियां बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा और स्थायी परिवर्तन तभी जमीन पर उतरता है जब हर व्यक्ति अपने अंदर झांकने का साहस जुटाता है, अपनी गलतियां मानता है और रोजाना सुधार की कोशिश करता है। सही है। शिकायतों और दोषारोपण की इस आदत को छोड़ना ही सच्चे सामाजिक परिवर्तन की असली नींव है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ने की होती है और कैसे ये हमें एक झूठी मनोवैज्ञानिक राहत देती है। हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस के जरिए ये समझा कि जब हमें आईना दिखाया जाता है तो हमें इतनी तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि उस आईने में हमें अपनी वो जिम्मेदारियां और कमजोरियां दिखती हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और हमने उस ऑडिट पर भी विस्तार से चर्चा की जो असल में हमारी नीयत और हमारे प्रयासों को मापता है। ये एक बेहतरीन सारांश है। इस डीप डाइव का उद्देश्य ही ये था कि हम उन चीजों का सामना करें जो असहज है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि बिना असहज हुए, बिना उस मनोवैज्ञानिक घर्षण का सामना किए कोई भी वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस लेख के संदेश को एक कदम और आगे ले जाता है। बताइए। हमने शुरुआत में बारिश और छाते की बात की थी। जरा सोचिए, अगर कोई पूरा का पूरा समुदाय ये तय कर ले कि वो अब बाहरी दुनिया से शिकायत करना बिल्कुल बंद कर देगा। दिलचस्प है। क्या होगा अगर वो अपनी 100% ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, अपनी ईमानदारी, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अपने खुद के विकास पर लगा दे? हाँ। अगर हम अपना छाता इतना बड़ा और इतना मजबूत बना लें कि बाहर कितनी भी तेज बारिश हो हम पर एक बूंद भी ना गिरे, तो बादलों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या उस दिन उन बाहरी लोगों या ताकतों का प्रभाव खुद ब खुद शून्य नहीं हो जाएगा, जिन्हें हम आज अपनी परेशानियों के लिए दोष देते हैं? एकदम सही। क्या फिर हमें बादलों से कोई शिकायत रहेगी या हम उन्हें पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अकेले में खुद को आईने में देखते हुए गहराई से विचार करना चाहिए।